इस देश का किसान सबसे समझदार है और हिंदुस्तान की राजधानी को अगर आज भी घेरा हुआ है तो उसको कोई उम्मीद इस सरकार से नहीं है। और इस बजट को देखने के बाद मैं ऐसा समझता हूं कि कृषकों के लिए बेहद निराशाजनक है। क्या आप लोगों को दिखता है बजट में? कोविड के चलते पूरे देश की जनता को बड़ी उम्मीदें थीं कि किसी न किसी वर्ग के लिए बड़े पैकेज की बात कही जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से आंकड़ों के मायाजाल में पूरे देशवासियों को भ्रमित करने का इस बजट ने प्रयास किया, मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा निराशाजनक कोई बात हो नहीं सकती। हम उम्मीद कर रहे थे कि 20 लाख करोड़ के पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन के बारे में भी बजट में कोई बात कही जाएगी, लेकिन पूरा बजट इसके लिए मौन है। दुर्भाग्य हमारे राज्य के लिए और है कि संपूर्ण बजट के भाषण में छत्तीसगढ़ के नाम का जिक्र तक नहीं हुआ है। जो इलेक्शन स्टेट थे जैसे असम है, बंगाल है, उन स्टेट के लिए कई सेक्टरों में अतिरिक्त राशि दी गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए कोई राशि नहीं दी गई है। हम लोग उम्मीद करते थे कि जिस प्रकार से कोविड के चलते जो हेल्थ का जो सेक्टर है उसमें कुछ काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। हालांकि कुछ राशि का विस्तार उसमें दिखाया जा रहा है। लगभग 35,000 करोड़ का वैक्सीनेशन में खर्च की बात कही गई है, लेकिन कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की जनता के लिए ये राशि किस तरीके से खर्च की जाएगी। क्या पूरे देश की जनता को मुफ्त में वैक्सीनेशन किया जाएगा? क्या केवल एक्सपोर्ट करने के लिए इस प्रकार की राशि की व्यवस्था की गई है? हेल्थ सेक्टर में लगभग 35% अधिक राशि पिछले साल की तुलना में रखा गया है, लेकिन उसको किस रूप में किन राज्यों को दिया जाएगा? जहाँ ज़्यादा घटनाएं घटित हुई, जहाँ ज़्यादा कैजुअल्टी हुई, वहाँ दिया जाएगा या इंफ्रास्ट्रक्चर में सारे हिंदुस्तान में खर्च किया जाएगा? इसका कोई उल्लेख नहीं है। केवल स्क्रैप पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसके आने के बाद जिनके पास पुरानी गाड़ियाँ होंगी, 4 व्हील व्हीकल्स होंगे, उनको अब किस रूप में पॉलिसी में बेचने की अनुमति दी जाएगी, उनको क्या सपोर्ट दिया जाएगा, इसके बारे में ज़रूर कुछ बातें कही गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉलिसी के आने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में, चूँकि सारी पुरानी गाड़ियों को बेचने के लिए लोग बाध्य हो जाएंगे, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में थोड़ा बूम आ सकता है। लेकिन जो सर्वाधिक उम्मीदें जिस सेक्टर को थी वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बजट में जो आर्थिक सपोर्ट होना चाहिए किसानों के लिए, उसमें लगभग सरकार मौन है। पुरानी योजनाओं के विस्तार की बात कही गई है, आय किसानों की दुगना करने की बात कही गई है, एमएसपी को बढ़ोतरी करने की बात कही गई है, लेकिन पूरे बजट भाषण में अगर आप देखेंगे तो 13-14 के बजट के आंकड़ों से तुलना की गई है। गेहूं के उत्पादन और धान के उत्पादन में इस साल कहा गया कि लगभग 1,72,000 करोड़ के धान की राशि अदा की जा रही है किसानों को, लेकिन ये नहीं बताया गया कि जिन राज्यों ने अपने खर्चे से धान का उपार्जन किया है उसकी सपोर्ट के लिए केंद्र सरकार क्या कुछ करने वाली है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि एजुकेशन के सेक्टर में 100 सैनिक स्कूल खोलने की बात कही गई है। अब पूरे देश में 100 सैनिक स्कूल कहाँ खोले जाएंगे? छत्तीसगढ़ के तो सांसद वैसे भी बेचारे सोए हुए हैं, क्या छत्तीसगढ़ को एकाध मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसके बारे में कोई हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। कुल मिला के बेहद निराशाजनक बजट है और किसानों के लिए, गरीबों के लिए, आम उपभोक्ताओं के लिए टैक्स रिलैक्सेशन की बात कही गई है। 75 साल से अधिक उम्र वालों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दी गई है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि 75 साल से अधिक उम्र वाले आखिर इनकम टैक्स देते ही कितने लोग हैं। और उसमें भी बड़ा स्पष्ट किया गया है कि ऐसे लोग जो पेंशनर हैं, सभी 75 साल के उम्र दराज लोगों को छूट दी गई ऐसा नहीं है।
जो पेंशनर हैं उसको अगर इनकम टैक्स देना पड़ता है तो उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी इनकम टैक्स में कोई रिलैक्सेशन दिखता नहीं। जीएसटी के मामले में भी हम लोगों की कल्पना थी कि सारे राज्य जीएसटी से बड़े परेशान हैं और जीएसटी की राशि की वापसी नहीं हो रही है। क्षतिपूर्ति के बारे में केंद्र सरकार ने पहले कहा था, लेकिन इस बजट में किसी राज्य को कितना क्षतिपूर्ति दिया जा रहा है इसके बारे में पूरा बजट मौन है। कुछ छोटे व्यवसायियों के लिए जीएसटी में रिलैक्सेशन की बात कही गई है, लेकिन उसमें पैसे से रिलैक्सेशन नहीं है, टाइम उसका जो मियाद है उसमें कुछ रिलैक्सेशन देने की बात कही गई है। तो कुल मिला के ये भ्रमजाल जैसी स्थिति है, आम लोगों को इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। 35,000 करोड़ रुपए किए गए हैं। राज्य क्या उम्मीद करें कि ये वैक्सीनेशन जो है वो मैं केवल राज्य की बात मैंने नहीं कही, मैंने कहा हेल्थ के सेक्टर में अगर 35% इजाफा किया गया है और 35,000 करोड़ का व्यवस्था किया गया है तो सरकार को घोषणा करना चाहिए था। ये किसी एक राज्य की बात नहीं है। फ्री वैक्सीनेशन और उसके बाद जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से लोग जो तकलीफ़ें पा रहे हैं उसके बारे में सरकार को कुछ कहना था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस संदर्भ में आदरणीय वित्त मंत्री जी लगभग मौन रही हैं। पेट्रोल डीजल पे एग्रीकल्चर सेस लगाया गया। सही में ऐसी स्थिति है। कितना एक कितना कितना चुनावी भी नहीं, 3 स्टेट प्रति लीटर डीजल पे 4 रुपए प्रति लीटर। हमें तो उम्मीद थी कि किसानों को डीजल पे सब्सिडी दिया जाएगा, सेस लगा करके और वसूली करने का। यूं भी केंद्र सरकार का जो पेट्रोल और डीजल में टैक्सेशन है उसी के कारण तो कीमतें लगातार इजाफा हो रही है। इससे किसानों को सीधा कोई लाभ नहीं होने वाला है। सर, पिछले दिनों आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया गया था। महत्वपूर्ण बातें कही गई थी कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद है, लेकिन अभी की बजट में देखने को मिला कि दोनों ही चीज़ें नहीं हैं। एग्रीकल्चर मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से पूर्व में कल ही परसों प्रधानमंत्री जी ने बजट पूर्व जो देश को संबोधित किया था उसमें उन्होंने कहा था कि 2-3 हिस्सों में छोटी छोटी लगभग बजट जैसी ही वित्त मंत्री जी ने पुराना पेश किया था। उसमें 20 लाख करोड़ का पैकेज भी शामिल था। तो उससे 20 नए पैसे का लाभ इस देश की जनता को नहीं हुआ, तो इस बजट से क्या लाभ होने वाला है। और जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एग्रीकल्चर ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं, इस बजट से उस ग्रोथ की संभावनाओं में लगभग विराम सा लग गया है। कहीं पे भी नहीं लगता कि इंडस्ट्री सेक्टर को और एग्रीकल्चर सेक्टर को इस बजट से कोई सपोर्ट मिलने वाला है। 5 राज्यों पे फोकस किया गया है। मैंने पहले भी कहा, चुनावी राज्यों के नेशनल हाईवे पे, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वहाँ के डेवलपमेंट पे, वहाँ के पोर्ट पे, इवन जो फिशरी के सेक्टर में जो बनाने का बड़े बड़े ग्रोथ सेंटर बनाने की बात कही गई वो भी उन्हीं राज्यों में कही गई है। तो उनका पूरा ध्यान मैं ऐसा समझता हूँ कि तमिलनाडु, बंगाल और असम के चुनाव पे फोकस करके ये बजट बनाया गया है। ये सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्ध कराने की बात की गई, क्या स्थिति क्या है? उसमें उन्होंने कहा है कि सारे बैंक लगभग एनपीए की ओर जा रहे हैं। ये शब्द उन्होंने अपने बजट भाषण में उपयोग किया। और बैंक अगर एनपीए की ओर जा रहे हैं तो 20,000 करोड़ की राशि बैंकों को एनपीए से बचाने के लिए बिल्कुल बहुत समझ लीजिए ऊँट के मुंह में जीरा है। इतनी राशि लेकर के तो उनके एक मित्र इस देश से कभी भी भाग सकते हैं और भाग गए हैं। तो 20,000 करोड़ की राशि को आप सारे देश के बैंकों को एनपीए से बचाने के लिए अगर पर्याप्त इस देश की सरकार मानती है तो देश का दुर्भाग्य है। अच्छा, बजट के बाद सेंसेक्स बढ़ गया, 47,000 पार हो गया। अब आप कह रहे हैं कि बजट अच्छा नहीं है। अब लोगों की संभावनाएं हैं, पैसे की बात हो रही है। जैसे 20 लाख करोड़ का पैकेज आया तो भी सेंसेक्स काफ़ी ऊंचा चढ़ गया था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को मालूम होता है कि बजट का जो डाइवर्जन है, जो डायरेक्शन है, वो जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में नहीं जा रहा है। तो लोगों को जब लाभ नहीं होगा तो अपने आप बजट की कारीगरी लोगों को समझ में आ जाएगी।